ये इधर मूव करा रहे हैं। तो जब ये यहाँ था तो उस वक्त जो इसको फ्लक्स टच कर रहा था वो 5 लेते हैं, इनिशियल फ्लक्स 5 ले लिया। फ्लक्स को 5 से दिखाता, अभी हमने बताया था ना। अब थोड़े से अगर मूव करके इसको करीब लाते हैं, यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है ना, यहाँ चले आए यहाँ तक, ये यहाँ आ गया, तो जाहिर आप फ्लक्स ज्यादा टच करेगा इसको। तो अब फाइनल फ्लक्स हो गया, फाइनल फ्लक्स ये आ रहा है इसमें 5 ठीक है। यहां से यहां तक आने में टाइम लगा होगा, कुछ टी टाइम लग गया, तो टाइम टेकन ले लिया, टी लग गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू is directly proportional to change in flux phi2 minus phi1 upon t। ये ऐसे दे रखा है। Induced EMF is directly proportional to rate of change of flux। ये तो change in flux है, और टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो rate of change of flux। क्या मतलब है इसका? Induced EMF is directly proportional to rate of change of flux, rate of change of flux। कितनी बात सुनी? ये दे रखा रिलेशन, मैं रिलेशन दिखा दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। इसको अगर प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ये जो चेंज इन फ्लक्स है, ये डी फाई जो है, डी फाई phi2 माइनस phi1 है ये, ठीक है ना। phi2 में से phi1 माइनस करेंगे तो डी फाई लिख दिया यहाँ पे, और ये जो है ना माइनस में लगा दिया। कितनी बात सुन में? ये जो माइनस है इसके बारे में आपके कोर्स पे नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इसको कहते हैं लेंज रूल। ठीक है, क्या मतलब समझ में आया? देखो क्या, जब ये हम लोग मैग्नेट को लेके आते हैं तो इसके अंदर इंड्यूस करंट होता है, तो इसका डायरेक्शन में राइट में दिखाया था, राइट में दिखाया था मैंने, और जब दूर ले जाते हैं तो लेफ्ट में दिखाया था। तो ये बताते हैं कि जब भी कभी करंट इंड्यूस्ड होता है ना उसके चेंज की वजह से, तो ये जो दिखाता है वो इसको अपोज करता है, कॉज को अपोज करता है, तो अपोज करने को माइनस बोलते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये बात बड़े क्लास में समझाऊंगा, समझ लेना। ये सिर्फ माइनस ये बताता है कि ये अपोज करता है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले? इस जो माइकल फैराडे ने जो लॉ दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेट को मूव करा के, अभी जो फिगर बनाया था उस पर बता रहे हैं कि मैग्नेट को जब मूव कराते हैं तो उस मूवमेंट की वजह से रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स होता है, और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट की वजह से करंट को इंड्यूस्ड करना या करंट बनाना, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे दे रखा, इस प्रिंसिपल को यूज करके बनाया जाता है जनरेटर। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं जनरेटर। जनरेटर जानते हैं किसको बोलते हैं? जनरेटर कैसे लिखेंगे इसको? अ डिवाइस विच कन्वर्ट, अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसे क्या बोलते हैं?
जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर, इसको कहते हैं जनरेटर। और जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है उसे कहते हैं मोटर। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, खेती भाषा में ही ये दे रखा हमारा। अब जनरेटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो मैं बताता हूँ। जिस तरह से मोटर का स्ट्रक्चर था ऐसे ही जनरेटर का स्ट्रक्चर है। मिटा दो इसे। क्या दे रखा ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये साउथ पोल है। ठीक है, हाँ इसे देखो, मैं इसे समझा रहा हूँ। ये एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया जनरेटर का। ठीक है, एक कॉपी दीजिएगा, कॉपी दीजिए। ठीक है, ये जैसे ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट होता है, तो ऐसा मैग्नेट रखा हुआ, इधर से नॉर्थ है इधर से साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ पे जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, इस वाले फील्ड में एक ये कॉइल रखा हुआ, जैसे ये कॉइल रखा हुआ है, तो जब ये ऐसे रखा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको टच कर रहा होगा, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स इसको टच कर रहा होगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसको हैंडल लगा रखा है इसमें, अगर मैं किसी तरह से इसको हैंडल को घुमाऊंगा तो ये ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स इसको टच कर रहा था अब घटने लगा, देखो ऐसे कर दिया तो घट गया। फिर यही फ्लक्स जो टच कर रहा था इसको, फिर ऐसे करेंगे तो बढ़ने लगा। क्या मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? अब देखो एक टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट तो जानते हैं, टॉर्च लाइट है, ये हमारा हाथ है। ठीक है, इस पे टॉर्च लाइट जला के ऐसे सतार दिया, तो पूरे जो टॉर्च लाइट के जो लाइट निकल रहे थे, लाइट रेज, वो सब इसमें कवर्ड हो गए हैं। तो जो मैक्सिमम रेज है वो इसी पे टच कर रहे हैं। कितनी बात सुन में? इस पे टच कर रखा है, इसे मैक्सिमम रेज इसको टच कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। ठीक, अब मैं इस हाथ को थोड़ा सा घुमाना शुरू किया, ऐसे तिरछा करने लगे, टॉर्च अपनी जगह पे ही है, लेकिन हम इसको घुमाना शुरू किए तो क्या होगा, इधर से लाइट बाहर निकलने लगेगा। अब क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लाइट के जो रेजेस है वो कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यहाँ जब ऐसे आएगा हाथ तो सबसे कम टच कर रहा होगा। ठीक है, फिर जब इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि ये जो कॉइल को जो हम लोग रोटेट कराते हैं, तो जो फ्लक्स टच कर रहा होता है इसका, वो पहले तो मैक्सिमम टच कर रहा होता है, फिर जब हम घुमाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो चेंज इन फ्लक्स होने लगता है। क्या? कम हो या ज्यादा हो, तो जैसे हम लोग बताया था ना कि जब लेके आते थे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, जब दूर लेके जा रहे थे तो फ्लक्स घट रहा था, चेंज इन फ्लक्स चाहिए था। ठीक है, तो मेन जो वजह है ईएमएफ करंट बनने का, चेंज इन फ्लक्स। तो ऐसे जब रखे थे तो फ्लक्स मैक्सिमम था, जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो फ्लक्स कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, तो मिनिमम हो गया। फिर जब ये घूमने लगेगा, ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा,
फिर करंट बढ़ने लगेगा। तो क्या समझ में आया कि इस कॉइल को अगर इसमें घुमाते हैं तो चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा, चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस में बनेगा, करंट बनेगा, फिर वो लगातार ऐसे घूमता रहेगा, चेंज इन फ्लक्स करंट, चेंज इन फ्लक्स करंट बनता रहेगा। अब वो करंट जो है जनरेटर है ना ये, तो करंट बन के इधर से आएगा और यहाँ जो बल्ब है या फैन है वो जलेगा। करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसमें? ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इसमें मोशन है। अब हमें करंट का डायरेक्शन निकालना है, तो अब हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज है ये। जैसे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब इसको जो है हम लोगों ने रोटेट कर रहे हैं, हम लोग मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा, मान लो हम लोग इसको अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको बाहर की तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले कॉइल पे देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है ना मोशन, ये जो कॉइल है ये वाला सेक्शन ए बी, इसको ए बी नाम देते हैं, और ये सी डी है। तो ए बी जो पार्ट है नीचे की अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, मोशन अंदर की तरफ होगा, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और अगर ये जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, मोशन ऐसे है, मोशन ऐसे है, तो करंट ऊपर जाएगा। तो इसमें अगर ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आएगा, तो इसमें से करंट होते हुए इधर से ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बताया कि इसको इनवर्ड मूव कराए, इसको आउटवर्ड मूव कराएंगे, तो हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये नॉर्थ से साउथ में है। अब ये इसको इनवर्ड मूव करा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ आएगा, इसमें इधर नीचे की तरफ आएगा करंट का डायरेक्शन, इस वाले वायर में ए बी में। और सी डी में क्या देखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फील्ड तो ऐसे है, लेकिन इसका मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, तो ये मोशन बाहर हो रहा है, तो इसमें करंट ऐसे चलेगा, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे करंट जाएगा। तो ये करंट ऐसे जो है इधर से होते हुए, ये करंट इधर से होते हुए ऐसे होते हुए ये आएगा, और यहाँ ब्रश लगा हुआ है, ये करंट जो ना ब्रश, ये पूरा घूमता रहेगा, ये पूरा घूमेगा ये। ठीक है, और ये करंट इधर से आएगा, ये बल्ब है ये जलेगा, फिर ये सर्किट कंप्लीट होकर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे निकल के आएगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए हम लोगों ने यूज किया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, इससे जो अभी जो हम लोग घुमा रहे हैं, इससे जो करंट बन रहा है ये डीसी करंट बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट, यानी इधर से ही करंट आता रहेगा, एक ही तरफ से चलता रहेगा, ये डीसी करंट बन रहा है, डायरेक्ट करंट। इससे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे या इस स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर देंगे तो इससे एसी करंट भी बनने लगता है। यानी जनरेटर से हम लोग डीसी करंट भी बना सकते हैं, एसी करंट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन एसी करंट प्रीफर करते हैं, एसी करंट को बनाने के लिए प्रीफर करते हैं। एसी किस लिए प्रीफर करते हैं कि एसी का एडवांटेज है, एसी जो है जहाँ पे भी ये जनरेटर बनता है, जनरेटर लगाते हैं तो क्या होता है कि बिजली बनाने के बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है ना, इसको ट्रांसमिट करते हैं, दूसरी जगह यूज होता है। ठीक, इसको घुमाने के लिए, इसको जैसे घुमाए ना हमने, तो ये घुमाने के लिए कुछ से भी घुमा सकते हैं। एक जनरेटर जो हमारे घरों में होता है, तो हम लोग हाथ से मैनुअल घुमाते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं, शुरू में थोड़ा सा जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद छोड़ देते हैं, निकाल लेते हैं हैंडल, क्योंकि जब वो कंटिन्यूअस करंट बनाने लगता है। पहले करंट नहीं था, जब हमने मैनुअल घुमाया तो चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ, इंड्यूस करंट हो गया। अब करंट उसमें आ गया, वायर में करंट बन गया, तो अब दोबारा करंट भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फिर वो आराम से अपने करंट से ही घूमना शुरू कर देगा, अपने ही करंट से घूमना शुरू कर देगा, और फिर वो करंट जो घूमता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो ये मैनुअल हो गया है। इसको चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कहीं कहीं यहाँ पे हवा से भी चलाते हैं, विंड मिल, विंड मिल जो है अभी सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, विंड मिल है, तो विंड मिल में भी ऐसे ही जनरेटर होता है। इसको चलाने के लिए हवा का दबाव चाहिए, तो ऐसा ब्लेड बना देते हैं कि हवा आएगा, टकराएगा, और वो घुमाता रहेगा, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा, और ये स्टोर करो, यूज करो, जो भी करना चाहो करो। इसको पानी से भी चलाते हैं,
यानी हाइड्रो पावर प्लांट, जितने भी हमारे इंडिया में बहुत जगह पानी के पास हाइड्रो पावर प्लांट है, पानी गिराते हैं ऊंचे से डैम में से, और उससे इस पे गिराते हैं तो ये घूमता है, इसके घूमने की वजह से ये रोटेट करता है, इससे बिजली बनता है, फिर ये बिजली को स्टोर करते हैं, बाद में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, खेती बास में तो इसको घुमाने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी का नाम पड़ता है। जैसे विंड मिल है, हाइड्रो पावर प्लांट है, और दूसरे जो आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है, जैसे हमारे अलीगढ़ में भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा है, उसी से इसको ही घुमाते हैं। ठीक है ना, इसको घुमाने का काम करता है, ये घूमेगा, बिजली बनेगा, स्टोर होता रहेगा। ये इतनी बात सुन में आई। तो स्टोर करते फिर बाद में ट्रांसमिट भी करते हैं। तो ये हमारा जनरेटर है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कोई जरूरी नहीं कि जो हमारे घर वाला जनरेटर वही जनरेटर है, वो तो हमारा जनरेट भी करता है, यूज भी करता है। लेकिन बहुत जगह प्लांट जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे इसे जनरेट करके स्टोर करते हैं, स्टोर करके फिर हमारे शहरों में आता है। ये जैसे अलीगढ़ में बिजली आ रहा है या किसी भी शहर में बिजली आ रहा है, यहाँ से थोड़ी आ रहा है, ये कहीं बनता है, कहीं पे पावर प्लांट पे बनता है, वहाँ स्टोर होता है, वहाँ से ट्रांसमिट होकर हमारे शहरों में आता है, फिर ये बिजली की सप्लाई आती है। तो वो प्लांट होता, प्लांट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारा बिजली बनाया जाता है लार्ज अमाउंट में, अब फिर उसको बाद में उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये एक जनरेटर का बेसिक स्ट्रक्चर है। 10th क्लास पे थोड़ा सा दे रखा है, लेकिन जितना समझ में आया ठीक है, जितना नहीं समझ में आया तब भी ठीक है। ठीक, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल नहीं पूछा जाता। मगर इतना जरूर है कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इतना तो याद ही रखेंगे। और इस सोर्स के हिसाब से इस प्लांट का नाम होता है। जैसे अगर पानी से ये चल रहा है, इस प्लांट का नाम है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, अगर स्टीम से चला रहे हैं, पानी को गर्म करके स्टीम बना के चला रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन से बना रहे हैं, चला रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। विंड मिल, हवा से चला रहे हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह के जो सोर्स है उसके हिसाब से इसका नाम आता है। कितनी बात समझ में आई। ये था जनरेटर, जो माइकल फैराडे के प्रिंसिपल पे बनाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे जाके चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से सिर्फ इतना रह जाता है कि जब पावर प्लांट में बिजली बनता है तो ट्रांसमिट होकर हमारे शहरों में आता है। तो जब शहरों में आएगा तो डीसी भेजे या एसी भेजे? ठीक है, एसी प्रीफर करते हैं, क्योंकि डीसी में जो करंट जब चलेगा ना, तो जो वायर है वो हीटिंग इफेक्ट बहुत होता है, और हीट की वजह से बहुत सारे बिजली ना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी वजह होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एसी भेजने से, एसी में क्या होता है कि करंट जो है ना ऐसे फ्लक्चुएट करके चलते रहता है, कम ज़्यादा चलते रहता है। तो उससे जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं डोमेस्टिक एरिया में, तो उसमें वेस्टेज कम होता है बिजली का। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बिजली बना के उसको जहाँ भेजना है वहाँ मैक्सिमम पहुँचता है, बीच में थोड़ा ही वेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा वेस्ट होता है एसी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो इंडिया में जो बिजली का सोर्स है वो 220 वोल्ट का है और 50 हर्ट्ज का है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो ये जो एक पूरा एक ऑसिलेशन कहलाता है, 1 हर्ट्ज कहलाता है। एक सेकंड में 50 दफा ऐसे ऑसिलेट करता है। तो कितनी दफा डायरेक्शन चेंज करता है? 100 दफा डायरेक्शन चेंज होता है। देखो, एक ऑसिलेशन तो यहाँ से यहाँ हुआ, तो एक डायरेक्शन तो ये था ऊपर जाते वक्त, और एक डायरेक्शन ये था नीचे आते वक्त। तो दो डायरेक्शन, ये एक ऊपर जाने का, एक नीचे जाने का। तो एक ऑसिलेशन में 2 दफा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में 100 दफा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए 1/100 सेकेंड लगता है, ये कह सकते हैं। एक बार डायरेक्शन चेंज होने के लिए 1/100 सेकेंड लगते हैं, ये समझ सकते हैं। कितनी बात समझ में आई। तो एसी से ट्रांसमिट करना सेफ है, एनर्जी ज़्यादा कम वेस्ट होता है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कितनी बात में डीसी में वेस्टेज ज़्यादा है। एक हो गया। जब हमारे घरों में बिजली आता है तो कैसे हमारे घरों में आता है, उसका एक छोटा सा दे रखा, डोमेस्टिक सर्किट का दे रखा है। तो वो डोमेस्टिक सर्किट बता देता हूं मैं। ठीक है, अगला करने जा रहे हम लोग डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट क्या दे रखा है कि जैसे हमारे घरों में जो लाइट आते, बिजली आता है,
तो हमारे घरों में तार से कनेक्ट है पूरा। ये दे रखा एक रेड वायर होता है और एक जो है ना ब्लैक वायर होता है। ये लाइव वायर होता है, इसमें करंट जो है आता है, इसमें करंट इन करता है घर के अंदर। जैसे वहां तार से तार जोड़ के आता ना, तो हमारे घरों में भी एक तार आता है, तो वो फिर दरवाजे के पास कहीं जोड़ के रख देता है। उसमें दो तार चलते हैं, एक तार तो लाइव तार, इससे करंट इन करेगा, और ये ब्लैक तार है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे ही हमारे घर के पास आएगा, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें जो है यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज लगा हुआ है। ये जो लाइव वायर है, ये लाइव वायर इसमें आके कनेक्ट हो गया, ये ब्लैक वायर इसमें चलेगा। कितनी बात में ये लगा हुआ फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? एक तार होता है, मामूली सा तार होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से रखा गया है कि जो वोल्टेज हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट, ये 280 या 300 तक जैसे बढ़ेगा ना, ये जल जाएगा, फ्यूज जल जाएगा। ठीक है ना? 220 तो हमारा घर में आता हो तो ओके है, लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ के 280 से लेके 200 300 के रेंज में जाने लगा, तो उस वक्त ये इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है कि ये जल जाता है और टूट जाता है। इसका इतना काम होता है। फिर ये जब करंट मान लो अगर 220 का रहा तो अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक डिवाइस बना हुआ है, ये बॉक्स है, इसमें हमारा मीटर लगा हुआ, ऐसे मीटर लगा हुआ है ये। ठीक है ना? मीटर लगा हुआ है ये लाइव वायर आ रहा है, ये ब्लैक वायर आएगा। ठीक है, ये मीटर आएगा, कितना हमारे घर में बिजली खर्च हो रहा है ये मीटर पे हमें दिखता रहेगा। फिर आगे चलेंगे तो अंदर भी एक बॉक्स बना दिया है, ये बॉक्स दे रखा है, ये लाइव वायर आता है इसके अंदर, और ये ब्लैक आता है। ठीक है, और ये जो वायर है ये पूरे घर में इस तरह से, पूरे घर में सर्किटिंग कराएगी इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक पूरे घर में लाइव वायर का। और इसी के साथ ये एक ब्लैक वायर भी है। क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारा ये फैन है, तो इसमें दो तार चल रहे हैं, तो एक फैन में यहाँ फैन लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है, ये ब्लैक से भी कनेक्ट है ये। ठीक है, मान लो यहाँ लाइट लगा हुआ है, लाइट है, ये ब्लैक से भी कनेक्ट है, यहाँ से करंट आएगा और ये इधर से वापस जाएगा। कितनी बात सुन में? तो जितने भी हमारे घर में डिवाइस लगे हुए हैं, सब में इसी के बीच में कनेक्ट किया गया है, सबको लाइव वायर ब्लैक वायर के बीच में। कितनी बात समझ में? इधर से करंट आएगा, ये जलेगा, इधर से जाएगा, और इस तरह से पूरा ये हमारा घर का पैरेलल, हमारे घर में जितने भी डिवाइस है सब पैरेलल वायर के बीच में लगे हुए हैं। पैरेलल वायर, पैरेलल लगाने से क्या फायदा है? क्योंकि सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और सबको पोटेंशियल बराबर मिलेगा। क्योंकि जब पैरेलल में कनेक्ट करते, याद होगा, तो सबको पोटेंशियल बराबर मिलेगा। छोटा बल्ब हो, बड़ा फैन हो, कुछ भी हो, सबको 220 वोल्ट मिल रहा है। अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से वो अपना कंज्यूम कर रहे हैं, और जो बचता है वो चल रहा है, तो सबको बराबर वोल्टेज मिलता है, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलता है। तो हमारे घरों में किस तरह का अरेंजमेंट है? पैरेलल में याद रखने का। ठीक, अब क्या हुआ कि कभी कभी फ्लैक्चुएशन होता है बाहर में तार में, अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, अगर ये वायर नहीं लगा देंगे, फ्यूज अगर नहीं लगाते हैं, तो ज़्यादा करंट आ जाएगा। जब ज़्यादा करंट आएगा तो ये हमारे घर में बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं, फैन लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उसका सर्किट फूक जाएगा, तो पता चला कंप्यूटर का सर्किट जल गया, रेफ्रिजरेटर का जल गया, टीवी का जल गया, सब खराब हो गया, ज़्यादा वोल्टेज आ गया। तो फिर क्या हुआ? अब बड़ा नुकसान हो जाएगा, सबको रिपेयर कराओ। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये फ्यूज लगाया गया है। अगर जैसे इतना बढ़ेगा तो वो तो अंदर वाला नुकसान कर देगा, तो इस बीच में ये जल के टूट जाएगा। ये जैसे ये जल के टूट जाएगा, आगे करंट जाएगा नहीं, लाइट बुझ जाएगा घर का, मगर कोई चीज़ खराब नहीं होगा।
तो सेफ है। हाँ, सस्ते में छूट गए मेरी जान, सस्ते में छूट गए। इसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी वायर, इसको कहते हैं सेफ्टी वायर। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, तो इसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी वायर। ये घर के डिवाइस को सेव करता है इस तरह से, और इस तरह से पूरा चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, कैसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है दो तारे जो ना, ये रेड एंड ब्लैक एक ही साथ चलते हैं। ये तो मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, मगर ये रेड एंड ब्लैक एक ही साथ लिपटे होते हैं, एक ही में कोटिंग होती है केबल में, ठीक है, केबल में चलते हैं। तो क्या होता है कि बहुत पुराने भी हो जाते हैं कभी कभी, या हीटिंग इफेक्ट होता है तो इसके जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, वो पिघल के खराब होने लगते हैं। तो अब कभी कभी ये आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों का वो प्लास्टिक गल गया था, दोनों आपस में जुड़ गए, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो तो एमसीबी तब गिरेगा ना, मान लो अंदर वाला जल गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो एमसीबी गिर जाता, लगाते एमसीबी है। और शॉर्ट सर्किट से क्या होता है कि आग भी लग जाता है, चिंगारी भी निकलते हैं, आग भी लग जाता है। पता चला कि ये जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ आग के चिंगारी गिरने लगे। पता चला कि ऐसी जगह थे जहाँ पे जलने वाली चीज़ थी, वो सब में आग पकड़ लिया, तो पूरा आग लग गया। दुकानों में कभी कभी सुनते ना कि दुकान में आग लग गया, सारी चीज़ें जल गई, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट से क्या होता है कि आग लगने का खतरा रहता है, ठीक है। एक और दे रखा टर्म ओवरलोडिंग। ओवरलोड यानी पता चला कि एक वायर जहाँ तक 220 वोल्ट पे हम लोग चला सकते हैं, पता चला उसी पे फैन, उसी पे पंखा। जैसे हमारे घर में 2 किलो के सप्लाई, 2 किलोवाट की सप्लाई है, 2 केवी का सप्लाई है, अब हम डिवाइस यूज कर रहे 3 केवी का, तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो वो उसका ओवरलोड जब होगा ना, तो वो और तेजी से वायर मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, तो फिर खतरा बढ़ जाता है और सामान खराब होने का खतरा रहता है। एक चलता है सेफ्टी वायर, ग्रीन कलर का होता है, वो हाँ अर्थिंग कहलाता है, इसको कर देते हैं। कभी कभी अगर करंट कहीं से लीक कर रहा हो, है अच्छा दिख नहीं रहा है, चलो इसे और ले लेते हैं, नीचे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर के जो होता है ना, इसको अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग वायर कहते हैं। ये क्या होता कि मान लो कहीं वायर में कहीं कट गया है, कहीं से करंट लीक कर रहा है, तो वो करंट लीक करेगा तो खतरा हो सकता है। तो अर्थिंग वायर जो है ना, इस करंट को ले जाके अर्थ में डाल देता है, तो सेव कर देता है। यानी करंट का झटका नहीं लगेगा, कहीं से तार वार पे कट रहेगा तो उससे आपको झटका नहीं लगेगा, जान को खतरा नहीं रहेगा। तो उससे बचने के लिए एक अर्थिंग वायर लगता है। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। और ये दे रखा हमारा डोमेस्टिक सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, इसका हेडिंग है हमारा डोमेस्टिक सर्किट। कितनी बात सुन में आई? यहाँ तक ये इतना ही आपके कोर्स के हिसाब से दे रखा है, और यहाँ पे ये जाके चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में 5-6 सवाल है, वो मैं कर रहा हूँ।